हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु भार्गव है और आप देख रहे हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी रीडिंग का चैप्टर नंबर 20 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो आइए देखते हैं इसको एनसीईआरटी से। इसका पहला पैराग्राफ है इस चैप्टर का। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनमें जो मूवमेंट है वो उनका एक महत्वपूर्ण फीचर है, सिग्निफिकेंट फीचर है। मतलब जितने भी लिविंग हैं वो सभी के सभी मूवमेंट शो करते हैं। ओके, अब जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये डिफरेंट टाइप की या बहुत बड़ी रेंज में मूवमेंट शो करते हैं। ओके, यहाँ पर प्लांट्स के बारे में बात नहीं की जा रही है, लेकिन प्लांट भी शो करते हैं, जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, ओके, हाइड्रोट्रॉपिक। पर यहाँ पर हम सिर्फ एनिमल्स की बात करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो एक वाइड रेंज में मूवमेंट को शो करते हैं। ओके, अब जैसे आप देखो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे यूनिसेलुलर, आप उसका एग्जांपल ले सकते हो अमीबा। तो अमीबा जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो सिंपल फॉर्म का मूवमेंट होता है वो किस वजह से होता है? वो उनमें होता है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि जो अमीबा है उसकी जो कंप्लीट बॉडी है वो एक सिंगल सेल है, तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है या जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी जो स्ट्रीमिंग है उसके वजह से उसमें क्या हो जाता है? मूवमेंट हो जाता है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें मूवमेंट कैसे शो की जाती है? सीलिया से, फ्लैजिल्ला से, टेंटिकल से। ठीक है, अगर हम इंसान की बात करेंगे तो हम मूव कर सकते हैं, लिम्स को कर सकते हैं, जॉस को कर सकते हैं, आईलिड्स को कर सकते हैं, टंग को कर सकते हैं, एक्सेट्रा। से बहुत सारे एग्जांपल है जो हम ह्यूमन में दे सकते हैं। ओके, अब इनमें से देखो मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है? मूवमेंट तो मतलब बहुत बड़ा एक ब्रॉड टर्म हो गया, जैसे मैंने उंगली भी ऐसे कर दी, ये भी मूवमेंट है, ये भी मूवमेंट हो गया। लेकिन कुछ मूवमेंट में क्या होता है, हम चेंज ऑफ प्लेस करते हैं, चेंज ऑफ लोकेशन करते हैं, या फिर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ऐसी मूवमेंट को बोलते हैं लोकोमोशन। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ना, ये जो मैं सब ये कर रहा हूं ये क्या होगी? आपकी मूवमेंट। लेकिन अगर आप चल के यहां पर चले गए तो यहां पर आपने चेंज ऑफ प्लेस कर दिया, लोकेशन को चेंज कर दिया। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें आप प्लेस को चेंज कर देते हैं, लोकेशन को चेंज कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। ठीक है, तो मूवमेंट और लोकोमोशन में आप डिफरेंस समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, अब लोकोमोशन के एग्जांपल भी दिए जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग। तो ये कुछ लोकोमोटरी मूवमेंट्स के एग्जांपल है। इन सभी के अंदर आप चेंज ऑफ प्लेस करने वाले हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे आप जाने वाले हो। ठीक है, तो जो आपके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं वो कुछ अलग से नहीं होते हैं। जिन स्ट्रक्चर से आप मूवमेंट करते हो उन्हीं से आप क्या कर सकते हो? लोकोमोशन कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, तो पैरामीशियम के अंदर सीलिया होते हैं। वो जो खाना खाता है ना, फूड को जो साइटोफेरिक्स के अंदर लेता है वो सीलिया के थ्रू लेता है, और उन्हीं सीलिया से पैरामीशियम लोकोमोशन भी कर सकता है। ठीक है, हाइड्रा की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रा की जो टेंटिकल्स हैं वो प्रे को कैप्चर करने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, शिकार को पकड़ने में, और उन्हीं से वो क्या करता है? लोकोमोशन भी करता है। अगर हम इंसान की हमारी बात करें तो हमारे जो लिम्स हैं, चाहे वो अपर लिम्स हो चाहे लोअर लिम्स हो, तो लिम्स हमें क्या करते हैं? बॉडी की पोस्चर को चेंज करने में मदद करते हैं, और उन्हीं से आप लोकोमोशन भी कर सकते हो। देखो ये लिम्स है मेरे, ये मैंने पैर को आगे कर दिया, ये हाथों को ऐसे ऐसे घुमा दिया, और इन्हीं से आप चढ़कर लोकोमोशन कर सकते हैं, पैरों से दौड़कर। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। ओके, अब यहाँ पर जितना भी हम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोकोमोशन और मूवमेंट्स को सेपरेटली अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लोकोमोशंस होते हैं वो मूवमेंट्स हैं, लेकिन जितने भी मूवमेंट्स हैं वो लोकोमोशन नहीं है। मतलब लोकोमोशन मूवमेंट का पार्ट है, मूवमेंट लोकोमोशन का नहीं है। हाँ, जिस मूवमेंट में आप डिस्प्लेसमेंट करते हो, प्लेस को चेंज करते हो, उन्हीं मूवमेंट को हमने क्या बोल दिया? लोकोमोशन। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो लोकोमोशन की मेथड है वो एनिमल्स में अलग अलग होती है। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका हैबिटेट कैसा है और सिचुएशन की डिमांड कैसी, वो कैसी कंडीशन में रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग टाइप की लोकोमोशन की मेथड शो करते हैं। ठीक है, कोई रोलिंग करता है, कोई चलता है, कोई भागता है, कोई क्लाइंबिंग करता है, कोई फ्लाइंग करता है। ये सब डिपेंड करता है उनके हैबिटेट और सिचुएशन की डिमांड पर। ठीक है, लेकिन हम अगर जनरल वे में आपसे बात करना चाहूं तो लोकोमोशन जनरली हम किस लिए करते हैं? सर्च ऑफ फूड
शेल्टर, खाने की तलाश में, शेल्टर मतलब रहने की जगह, ठीक है, मेट मतलब सेक्स करने के लिए, और सुइटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, ऐसा ग्राउंड जहां पर ब्रीडिंग के लिए एक सुइटेबल एनवायरनमेंट हो, ठीक है। उसके अलावा फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस, जो हमारे अनुकूल परिस्थितियां हैं वहां पर भी आपने माइग्रेशन करते देखा होगा। ओके, माइग्रेशन क्यों होता है? इसीलिए तो होता है ताकि आपके जो मतलब का है, आप जिस जैसा क्लाइमेट आप चाहते हो उस जगह आपको माइग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा हम एस्केप फ्रॉम एनिमीज एंड प्रीडेटर, दुश्मनों या प्रीडेटर से भागने के लिए भी हम लोकोमोशन का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो मेनली 3 टाइप की मूवमेंट शो करते हैं। पहला होता है अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा होता है सिलियरी मूवमेंट, और तीसरा होता है मस्कुलर मूवमेंट। ओके, तो आइए इनको देखते हैं। देखो, तो पहले हम बात करेंगे अमीबॉइड मूवमेंट की, ठीक है। तो इंसान की बॉडी में जो ब्लड है, तो ब्लड के अंदर सबको पता है मैक्रोफेज होते हैं और ल्यूकोसाइट होते हैं, ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। अब अमीबॉइड मूवमेंट कैसे शो की जाएगी? इन सेल्स के अंदर जो इनका प्रोटोप्लाज्म है उसमें स्ट्रीमिंग होगा, जिससे टेम्पोररी पैर बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। और स्यूडोपोडिया किससे बन रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसकी वजह से ये क्या करता है, लोकोमोशन करते हैं। इसके अलावा इसमें जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं जैसे कि माइक्रोफिलामेंट, ये भी अमीबॉइड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इनका भी इसमें रोल रहता है। तो ये हो गया आपका अमीबॉइड मूवमेंट के बारे में। दूसरा हम पढ़ते हैं सिलियरी मूवमेंट। तो सिलियरी मूवमेंट में जो मूवमेंट होगी उसमें सीलिया पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो जितने भी इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। ओके, और यही जो सीलिया है ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट करते हैं और अपना लोकोमोशन शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि आपका जो ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया में जो सीलिया है वो एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। ऐसे ऐसे कंगे को आप ऐसे करना, उसके दांत नहीं वो ऐसे ऐसे होते जाते हैं, ऐसे। तो ऐसे ही क्या करेगा, आपके ट्रैकिया से डस्ट पार्टिकल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को ये एक्सपेल कर देगा, मतलब उसको रिमूव कर देगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल दिया है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, खास करके आपका फैलोपियन ट्यूब, उसके अंदर भी सिलिएटेड एपिथेलियम है, वो ओवा के पैसेज में हेल्प करता है, यानी वो ओवम को आगे इस्थमस की तरफ पुश करता जाता है। ओके, अब तीसरा हम पढ़ने वाले हैं क्या, अपना मस्कुलर मूवमेंट, और ये आपको डिटेल में भी पढ़ना है, ठीक है। तो मूवमेंट्स जैसे कि लिम्स, जॉज, टंग, इन सभी को मस्कुलर मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आप कभी सोचो कि लिम्स, जॉ, टंग, ये बिना मसल्स के आप इनको सोच सकते हो क्या? नहीं हो पाएगा ना, ये उसमें मसल्स का रोल होने वाला ही है, ठीक है। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इंसान है, इन सब में जो लोकोमोशन होता है वो मेनली मसल्स की वजह से होता है। और मसल्स में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ऐसा होता है, वो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। बेटा इसको बहुत ध्यान देना, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, ये हमारे लोकोमोशन को अफेक्टिवली मतलब अफेक्टिवली हम इसको यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी के लिए। तो जितना भी आपको लोकोमोशन होना है, मूवमेंट होना है, उन सब में मसल की प्रॉपर्टी काम में आने वाली है, मतलब इसकी वजह से ही मसल अपना काम शो करती है, आप ऐसे समझ सकते हो। ओके, ये जो लोकोमोशन है इसके लिए जितनी भी एक्टिविटीज है, चाहे वो मस्कुलर एक्टिविटी हो, चाहे वो स्केलेटल सिस्टम हो, चाहे वो न्यूरल सिस्टम है, इन सबको एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा। ये तीनों जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तभी लोकोमोशन हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब बताया गया। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में पढ़ना है, और हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है यानी जो बोन्स है उसके बारे में भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो अब यहां से हम मसल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा मैं सेट करता हूं बेटा, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको। चलिए चलिए चलिए, और थोड़ा सा चलिए, बस कोई चीज कटना नहीं चाहिए। अपनी मसल्स के बारे में आप बात करते हैं।
तो यहाँ पे ये कहता है एनसीईआरटी वाले कि आपने चैप्टर नंबर 1 में सीलिया फ्लैजिला पढ़े हैं और आप सबको पता है ये जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसकी आउटग्रोथ है। ओके, तो जो फ्लैजेलर मूवमेंट है वो किस किस में मदद करती है? जो स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म है उसके स्विमिंग में हेल्प करता है, और जो हमारा स्पॉन्ज था फाइलम पोलिफेरा उसमें जो कैनाल सिस्टम था उसमें ये वाटर करंट को मेंटेन करता था फ्लैजिला की वजह से। ओके, और जो प्रोटोजोआ है जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ रेगुलिना, उसमें भी जो आपका फ्लैजिला है वो लोकोमोशन में मदद करेगा। ओके, मसल्स का जो ओरिजिन होता है वो होता है मेसोडर्मल। ओके, और ये हमारी बॉडी वेट का, अगर मैं इंसान की बात करूं तो हमारी बॉडी वेट का 40 से 50% कौन बनाता है? मस्कुलर टिश्यू बनाता है। ओके, अब इनमें एक कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी रहती है मसल्स में, यानी ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है ये मसल को बहुत ही खास बनाती है, स्पेशल बनाती है। जैसे एक्साइटेबिलिटी, यानी इनमें एक्साइटेशन किया जा सकता है, इनमें +35 मिलीवोल्ट करंट पैदा किया जा सकता है। ओके, यानी ये भी किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर देंगे। ओके, कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी। अगला है एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब ये जो खींचने वाली प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं हम एक्सटेंसिबिलिटी। और अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब ऐसा, ये सॉफ्ट वाली, ऐसी वाली, यानी किसी चीज को आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ये होगी इसकी इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को आप याद रखना। 1 2 3 4 ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। ओके, अब हम मसल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, और उसका अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। जैसे हम मसल्स को लोकेशन के बेस पर भी क्लासिफाइड कर सकते हैं, अपीयरेंस के बेस पर भी हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, और जो नेचर ऑफ रेगुलेशन है उसके बेस पर भी हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो मसल्स को क्लासिफाइड कर रहे हैं इसका बेस क्या रखा बेटा? लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन के बेस पर मैं 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहला हो जाएगा स्केलेटल मसल, दूसरा हो जाएगा विसरल मसल, और तीसरा हो जाएगा हमारा कार्डियक मसल। ओके, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा स्केलेटल मसल। ओके, तो स्केलेटल मसल्स का नाम क्यों रखा गया स्केलेटल? क्योंकि ये आपके बॉडी के बोन से कनेक्टेड रहता है, आपके बॉडी के जो स्केलेटल कंपोनेंट है या कंटेंट है उससे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। और इसका अगर आप अपीयरेंस देखोगे तो दिखने में इस पे ऐसे स्ट्राइप रहते हैं, ऐसी पट्टियां जैसी रहती हैं। इस आधार पर हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स। और ये मसल्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं। इस आधार पर हम इसको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स। और यही स्केलेटल मसल्स, या बोलूं स्ट्रेटेड मसल्स, या मैं बोलूं वॉलेंट्री मसल्स, ये आप में लोकोमोशन में और जो आपकी बॉडी की पोस्चर आप चेंज करते हो इनमें मेनली पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, थोड़ा सा मुझे इसको खिसकाना पड़ेगा बस। ओके, शायद कटना नहीं चाहिए, बस मेरा मतलब ये है। आगे हम पढ़ते हैं विसरल मसल। विसरा का मतलब ही होता है बेटा ऑर्गन्स। तो विसरल मसल्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी की जो हॉलो विसरल ऑर्गन्स है ना उसकी इनर वॉल में होते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देखो आप, एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो इन सब की जो इनर वॉल है उसमें विसरल मसल होते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी स्ट्रिएशन नहीं होता है, ये देखने में एकदम चिकने होते हैं, स्मूथ होते हैं अपीयरेंस में, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्रिएटेड मसल। और इनकी जो एक्टिविटीज है विसरल मसल्स की वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है। इस आधार पर हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा? इनवॉलेंट्री मसल्स। अब इनके काम देखो कुछ एग्जांपल के साथ। जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है तो यही तो करते हैं। ठीक है, और जो आपके जेनाइटल ट्रैक्ट है उसमें गैमीट का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इन्हीं से तो होता है। ओके, तो स्मूथ मसल्स के एग्जांपल मिल गए आपको कि आपके जो जेनाइटल ट्रैक्ट है उसमें, और जो आपका मतलब ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जीआईटी है, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, तो आपका स्केलेटल मसल हो गया, और इनवॉलेंट्री मतलब इनवॉलेंट्री मसल भी हो गया, यानी विसरल मसल भी हो गया। तीसरा टाइप का होता है आपका कार्डियक मसल। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ओके, तो जो आपका कार्डियक मसल्स है वो कहां पे होंगे? हार्ट में होंगे। यानी मसल्स के अंदर जो हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं उसको हमने बोल दिया कार्डियक मसल्स। अब इसमें क्या होता है? बहुत सारे कार्डियक मसल सेल ब्रांचिंग पैटर्न में अरेंज होके कार्डियक मसल बनाते हैं। बहुत सारे कार्डियक मसल सेल
ब्रांचिंग पैटर्न में अरेंज होकर कार्डियक मसल बनाते हैं। मसल में बहुत सारे मसल सेल होते हैं, मसल सेल और मसल में अंतर हो गया बेटा, ठीक है। और ये अपीयरेंस में कैसे होते हैं बेटा, स्ट्रिएटेड होते हैं। और अगर आप नेचर में देखोगे तो ये कैसे होते हैं, इनवॉलंटरी, क्योंकि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे जो बात की जाएगी पूरी, वो आपके एक स्केलेटल मसल की बात की जाएगी। स्केलेटल मसल में आप किसी को भी ले सकते हो, जैसे ये जो मसल्स आपके बोन से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। तो यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है। किसकी पढ़ना है हमको, ये स्ट्रिएटेड यानी स्केलेटल मसल्स की पढ़ना है, ये ध्यान देना। यानी आगे आपको विसरल मसल या मैं बोलूं कार्डियक मसल्स की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि चैप्टर का नाम लोकोमोशन है और लोकोमोशन में मेनली कौन हिस्सेदारी करता है, वॉलंटरी मसल या स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल का हम डिटेल करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, हर एक ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मसल बंडल होते हैं या फेसिकल्स होते हैं। ओके, यानी एक स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या है, ये मसल के बंडल है जिसे हम बोलते हैं फेसिकल भी बोलते हैं। और ये सब आपस में जितने भी मसल के बंडल है वो एक कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से बंधे हुए रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जिसको बोलते हैं फेसिया, ठीक है। अब ये तो थी मसल की कहानी। अब मसल के अंदर जो बंडल है मैं वहां पे लेके चलता हूं आपको। तो हर एक मसल बंडल में बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। मसल फाइबर का मतलब है बेटा यहाँ पर मसल सेल, जबकि नर्व फाइबर का मतलब क्या होता है, एक्सॉन। नर्व सेल नहीं होता है, लेकिन मसल फाइबर को हम क्या बोलते हैं, मसल सेल। तो जहां जहां मसल फाइबर लिखा होगा आपको उसका मतलब क्या निकालना है, मसल सेल। ओके, तो ये बंडल थे, बंडल में क्या है, बहुत सारे मसल फाइबर है, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। अब मैं एक मसल फाइबर यानी एक मसल सेल की बात करने वाला हूं। तो देखो जरा, ईच, चलो इसमें बता देता हूं आपको। ये आपकी मसल्स है, ये इसमें बंडल है, देखो फेसिकल, ये बंडल है। और ये बंडल एक कॉमन कनेक्टिव टिश्यू से बंधे हुए हैं, इसी को हम बोलते हैं फेसिया, ठीक है। बंडल के अंदर क्या है, ये मसल सेल्स है, मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर, ये मसल फाइबर, ये मसल फाइबर, ठीक है। तो हर एक मसल फाइबर, ईच मसल फाइबर यानी हर एक मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, ये थोड़ा सा कट सा रहा है। हर एक मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सार्कोलीमा, और मसल फाइबर के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। अब इसका जो स्केलेटल मसल फाइबर है, इसके अंदर जो सार्कोप्लाज्म है उसमें एक न्यूक्लियस नहीं होता बेटा, बहुत सारे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मैनी न्यूक्लियाई होते हैं। इस वजह से इन मसल फाइबर को बोलते हैं सिंसाइटियम, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, अब इनका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये किसका स्टोर हाउस है, ये कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है, ठीक है। यानी इसमें कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा भरा हुआ रहता है। अब ये जो मसल फाइबर है, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि इनमें बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं सार्कोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल। ये मसल फाइबर का या स्केलेटल मसल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, तो हम मायोफाइब्रिल की बात करने वाले हैं। हम धीमे धीमे मसल के अंदर गए, फिर हम फेसिकल के अंदर गए, फिर मसल पहले था, फिर फेसिकल, फिर मसल सेल्स, फिर हम उसके अंदर कहां पे पहुंच गए, इन चीजों में पहुंच गए, मसल मायोफाइब्रिल्स तक, ठीक है। तो ईच मायोफाइब्रिल, हर एक मायोफाइब्रिल में अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड पाए जाते हैं। ओके, अगर हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो इनमें स्ट्रिएटेड अपीयरेंस रहता है। मायोफाइब्रिल्स को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे या डिटेल स्ट्रक्चर करोगे तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होता है। और इसमें जो दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, ये मिलते हैं, समझ गए ना। तो जो आपका मायोफाइब्रिल है उसके अंदर की बात करेंगे तो उसमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड है, और उसमें जो स्ट्रिएटेड अपीयरेंस है वो मेनली किसके वजह से दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ओके, अब ये जो मायोफाइब्रिल में अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड थे, अब उसकी आगे बात करते हैं। जो लाइट बैंड होता है उसमें मेनली क्या होता है, एक्टिन प्रोटीन होता है, ठीक है।
और इस आधार पर हम लाइट बैंड को और क्या बोल सकते हैं, आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड। जबकि डार्क बैंड को हम बोल सकते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड या ए बैंड। और इसमें मेनली क्या होता है बेटा, मायोसिन रहता है। मेनली इसमें क्या रहेगा, मायोसिन रहने वाला है। ओके ठीक है। अब ये जो दोनों प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, ये अरेंज होती है रॉड लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, और एक दूसरे के पैरेलली रहते हैं। इसके अलावा ये मायोफाइब्रिल के भी लॉन्गिट्यूडनली एक्सिस में भी रहते हैं। ओके। अब जो एक्टिन फिलामेंट्स है ये थिन होता है किससे, मायोसिन फिलामेंट से, ठीक है। जो एक्टिन फिलामेंट है वो कैसा है, थिनर देन मायोसिन फिलामेंट। इस आधार पर आप एक्टिन को बोल सकते हो थिन और मायोसिन को बोल सकते हो आप थिक फिलामेंट। ये भी एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया आपका। अब देखो जरा, ये जो आई बैंड है, हर एक आई बैंड के बीच में एक इलास्टिक फाइबर का बना जेड लाइन होता है। ओके, जो कि इनको बाइसेक्ट कर देता है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ओके, थिन फिलामेंट्स जो आपके एक्टिन फिलामेंट थे ना, उसी का नाम क्या हो गया, थिन फिलामेंट। ये आपके जेड लाइन से अच्छे से अटैच होते हैं। मैं भी आपको डायग्राम में दिखा दूंगा। जो थिक फिलामेंट है ए बैंड का, उसके बीच में भी एक एम लाइन होती है। ओके, यानी ए बैंड के बीच में क्या मिलेगा आपको, एम लाइन, जबकि लाइट बैंड के बीच में आपको क्या मिला था, जेड लाइन। ओके, आगे देखो, ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटली थ्रू आउट लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल्स। हम पहले पढ़ चुके हैं, मायोफाइब्रिल्स की पूरी लंबाई में ए बैंड और आई बैंड अल्टरनेटली रहते हैं। पहले ए बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर ए बैंड, फिर लाइट बैंड, या आई बैंड बोल सकते हैं लाइट को। ओके, अब आगे देखो, किसी भी मायोफाइब्रिल में अगर आप देखोगे तो दो लगातार टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में जितना हिस्सा पड़ता है उसको बोलते हैं सार्कोमियर, और ये कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है। अगर कोई आपसे पूछे कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सार्कोमियर। ओके, जब भी कोई मसल्स रेस्टिंग कंडीशन में रहती है तब उस समय क्या होता है, जो थिक फिलामेंट होते हैं वो पार्शियली ओवरलैप रहते हैं किससे, अगर मैं बात करूं तो जो आपका थिक फिलामेंट है वो थिन फिलामेंट के फ्री एंड से पार्शियली ओवरलैप रहता है। ओके, जबकि अगर आप ए बैंड की बात करोगे तो ए बैंड का जो सेंट्रल का बीच का पार्ट है वो कैसा होता है, वो ओवरलैप्ड नहीं होता, उसको हम बोलते हैं एच लाइन या एच जोन। ओके, चलिए मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, ये आई बैंड है, आई बैंड, आई बैंड, आई बैंड, आई बैंड, आई बैंड, ये आपका ए बैंड है, ठीक है। तो देखो जरा, आई बैंड ये है और ये बीच में ये क्या आ गई, जेड लाइन। तो ये आई बैंड या थिन फिलामेंट जेड लाइन से अच्छे से अटैच है। और देखो, आई बैंड का फ्री एंड थोड़े से इसे ओवरलैप कर रहा है ए बैंड के। देखो ये कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डार्क बैंड या ए बैंड का बीच का हिस्सा जो ओवरलैप नहीं है उसको हम बोलते हैं एच जोन। और इसके अलावा जो आपका डार्क बैंड था, इसके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं एम लाइन, ठीक है। एक जेड लाइन इधर है, एक जेड लाइन इधर है, दोनों जेड लाइन के बीच का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं सार्कोमियर। यानी एक सार्कोमियर में आधा आई बैंड इस तरफ का आएगा, आधा आई बैंड इस तरफ का आएगा, और एक पूरा का पूरा क्या रहेगा, ए बैंड रहेगा, ठीक है। इस डायग्राम को रियल में ऐसा था, यहां पर इसको आपको समझाने के लिए बनाया गया है। ओके, आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। जो भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है उनकी स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं। ओके, तो देखो, अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या है, एक्टिन और मायोसिन, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको मैं यहां तक लास्ट आ रहा है क्या, चलिए, हर एक जो एक्टिन फिलामेंट है, ईच एक्टिन या थिन फिलामेंट, ये 2F या फिलामेंटस एक्टिन का बना होता है। कहने का मतलब ये है कि जो एक्टिन फिलामेंट है या एक्टिन प्रोटीन है वो 2F एक्टिन फिलामेंट से बना हुआ है। देखो, 1 और 2 इस तरीके से ये इंटरकॉल रहता है, हेलिकली रहता है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो फिर से देखो, ईच एक्टिन फिलामेंट मेड अप ऑफ 2F एक्टिन हेलिकली बाउंड टू ईच अदर, ठीक है। हर एक जो
एफ फिलामेंट है या एफ एक्टिन है वो किसका पॉलीमर है? जी का, जी एक्टिन का। यानी जी एक्टिन आपस में पॉलीमराइज्ड होके क्या बनाते हैं? एफ एक्टिन। यानी ग्लोब्यूलर एक्टिन पॉलीमराइज होके क्या बना देंगे बेटा? एफ या फिलामेंटस एक्टिन। ये भी मैं आपको भी डायग्राम में दिखा दूंगा। इसके अलावा क्या होता है? टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन, इसके अलावा दो फिलामेंट्स और होते हैं ट्रोपोमायोसिन के, ये भी ऐसे ही हेलिकली होते हैं, दो होते हैं, और ये भी क्या है? एक्टिन के आसपास ऐसे कॉइल बना के रहते हैं, ओके, पूरी लंबाई में। इसके अलावा प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन, ठीक है। ये एक रेगुलर इंटरवल पर होता है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, ठीक है। रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है? जो ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट है वो एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट को मास्क करके रखता है, जिससे मायोसिन उससे बाइंडिंग नहीं कर पाए। ये कब की कंडीशन है? जब वो रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है। आगे देखो, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं मायोसिन की, ठीक है ना। हर एक जो मायोसिन फिलामेंट है वो भी पॉलीमर फॉर्म है, किसका? मीरोमायोसिन का। यानी जो आपका एफ एक्टिन था वो किसका पॉलीमर था? जी एक्टिन का। ऐसे आपका जो मायोसिन या थिक फिलामेंट है वो किसका पॉलीमर है बेटा? मीरोमायोसिन। यानी ये मोनोमेरिक कंडीशन है और मायोसिन क्या है? पॉलीमेरिक कंडीशन है, ठीक है। अब जो हर एक मीरोमायोसिन है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोब्यूलर हेड विथ शॉर्ट आर्म और एक होता है टेल। तो जो ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन यानी एचएमएम, और जो बात का टेल वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं क्या? लाइट मीरोमायोसिन या एलएमएम, ठीक है। तो ये जो एचएमएम का हेड और शॉर्ट आर्म है वो इस तरीके से निकला रहता है, इस पर ऐसे ऐसे, ये अगर एक फिलामेंट है ना ऐसे निकला रहता है इस तरीके से, हर जगह ऐसे 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 ऐसे। तो इस तरीके से क्या बनाता है? क्रॉस आर्म बना देता है, ठीक है ना। अब जो आपका थिक फिलामेंट था, मायोसिन मॉलिक्यूल था, उसमें ग्लोब्यूलर हेड होता है, उसमें एक तो एक्टिव साइट होता है एटीपी के लिए, ताकि वहां से एटीपी चिपकेगा और एटीपी एंजाइम उससे एनर्जी को बना देगा। दूसरा वहां पे क्या होती है? बाइंडिंग साइट, जो एक्टिन के एक्टिव साइट से बाइंडिंग करेगा। ये चीज मैं आपको आगे दिखाता हूं, ओके। यहां पर देखो, पहले ये है आपका एक्टिन मॉलिक्यूल। तो एक्टिन मॉलिक्यूल में तीन टाइप के प्रोटीन थे, देखो। एक तो हो गया जी एक्टिन, अब एक जी एक्टिन, दो जी एक्टिन। तो जी एक्टिन एक को बोलते हैं मोनोमेरिक कंडीशन। अब ये आपस में मिलकर क्या बन गया? एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन के दो फिलामेंट थे, देखो, एक तो ये था और दूसरा ये था, ठीक है। अब इनको कौन कॉइल करता है? ट्रोपोमायोसिन। ये भी डबल हेलिकल होता है, देखो, एक ये है और एक ये, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रोपोनिन है उसकी तीन यूनिट होती है, देखो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ इंटरवल पर रहता है और ये किस पर लोकेटेड है? आपके ट्रोपोमायोसिन पर। और इसकी एक यूनिट जो आपका एफ एक्टिन है उस पर एक्टिव साइट को भी ढक के रखता है, मास्क करके रखता है, जिससे मायोसिन उससे चिपक नहीं पाए, बॉन्डिंग बना नहीं पाए, ओके। आगे हम बात करते हैं मायोसिन मॉलिक्यूल की। तो ये एक मोनोमर है उसका, मीरोमायोसिन है, ठीक है। तो इसका ये हो गया हेड और ये हो गया इसका आर्म। हेड और आर्म को मिला के हम बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन, और ये जो पिछला टेल वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं एलएमएम, ठीक है, लाइट मीरोमायोसिन। तो इसका अगर आप हेड देखोगे तो यहाँ पर एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट होता है, क्योंकि यहाँ पर एक एटीपेज एंजाइम होता है। तो जैसे ही एटीपी से जुड़ेगा, एटीपेज एंजाइम उससे एटीपी को तोड़ देगा एडीपी और फॉस्फेट में, जिससे एनर्जी मिल जाएगी। इसके अलावा इस पर बाइंडिंग साइट भी होती है। तो मायोसिन के हेड पर जो बाइंडिंग साइट है वो एफ एक्टिन के एक्टिव साइट से आगे चल के जुड़ेगा, जो अभी फिलहाल किससे ढका हुआ है? ट्रोपोनिन के एक यूनिट से ढका हुआ है, ओके। चलिए आगे हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन का। तो देखिए, इसको जो सही से एक्सप्लेन कर सकते हैं उस थ्योरी को दिया था हक्सले साहब ने, और उस थ्योरी का नाम क्या है बेटा? ये पूरा आ रहा है क्या? ठीक है, आ रहा है। उस थ्योरी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसका नाम ही है, इसमें स्लाइडिंग होने वाली है। तो कौन किस में स्लाइड करेगा बेटा? थिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे ओवर थिक फिलामेंट। याद रखना, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट। थिन थिक पर स्लाइड करते हैं, थिक थिन पर स्लाइड नहीं करते हैं, इस बात को याद रखना।
तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो सिग्नल है वो कहां से पैदा होगा? सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस सिग्नल को मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजने वाला है। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मोटर यूनिट। यानी वो मोटर न्यूरॉन जो जिस मसल सेल को सप्लाई कर रहा है, इन दोनों को मिला के नाम कह दे दिया हमने मोटर यूनिट। ठीक है, अब ये जंक्शन होता है मोटर न्यूरॉन और सार्कोलीमा के बीच में। ठीक है, उस जंक्शन को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। जैसे मान के चलो ये मसल सेल है और ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का एक्सोन वाला पार्ट आएगा ये, तो इन दोनों का जो जंक्शन है उसका नाम हमने ये रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मोटर न्यूरॉन कोई सिग्नल लेके आएगा मोटर एंड प्लेट पर, तो वो वहां से सिग्नल किसमें फैल जाएगा बेटा? जैसे वो सिग्नल लेके आएगा तो वो क्या निकालेगा? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, और ये इंपल्स को जनरेट कर देगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देगा किस पर? सार्कोलीमा पर। जो मसल सेल है या मसल फाइबर की मेम्ब्रेन था ना, उसका नाम क्या था? सार्कोलीमा। और सार्कोलीमा से वो जो एक्शन पोटेंशियल है वो मसल फाइबर के अंदर चला जाएगा, मसल सेल के अंदर चला जाएगा, और वहां पर वो क्या करेगा? जो कैल्शियम आयन है ना उसको रिलीज करवा देगा किसमें? सार्कोप्लाज्म में। और ये कैल्शियम आयन कहां में भरे हुए थे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जैसे एक्शन पोटेंशियल उसके अंदर पहुंचा, उसने सार्कोप्लाज्म को बोला कि तू कैल्शियम आयन को निकाल दे। तो जैसे ही कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? जो ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट है ना उससे जुड़ जाएगा। जैसे ही उससे जुड़ेगा तो ये जो ट्रोपोनिन किसको मास्क करके रखता था? एक्टिव साइट ऑफ एफ एक्टिन। तो ये इस तरीके से उससे जुड़ेगा कि वो जो मास्क करके रखता है ना उस मास्किंग को हटा देगा, जिससे एक्टिव साइट ऑफ एफ एक्टिन क्या हो जाएगा? एक्सपोज हो जाएगा, दिखने लगेगा। जैसे वो दिखेगा तो जो मायोसिन है उसके अंदर लालच आएगा। तो मायोसिन क्या करेगा? जिसमें एटीपी बाइंडिंग साइट था ना, वहां पर एटीपेज एंजाइम था, तो ये मायोसिन का एटीपेज एंजाइम एटीपी को तोड़ देगा और एनर्जी बन जाएगी। उस एनर्जी का यूज करके जो मायोसिन का हेड है वो जो एफ एक्टिन पर जो एक्टिव साइट एक्सपोज हो गया, पहले ढका हुआ था ना ट्रोपोनिन के एक सब यूनिट से, अब क्या होगा? वो एक्सपोज हो गया, उससे वो बाइंडिंग करके क्या बना देगा? क्रॉस ब्रिज बना देगा बेटा। ठीक है, देखो ये क्रॉस ब्रिज बना लेगा, फिर ऐसे ऐसे क्या होगा? ये जो थिन फिलामेंट है इस पे ऐसे फिसलते जाएंगे। देखो ये अभी ऐसा है, अब ऐसा हो गया, अब ये ऐसा हो जाएगा। तो बताओ ये थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, देखो ये तो कांस्टेंट रहता है, ये फिसल रहा है कि नहीं फिसल रहा है? देखो ये यहाँ पे ऐसा था, अभी क्रॉस ब्रिज ऐसे हो गया, अभी ऐसे हो गया, तो स्लाइड हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये थिन इसके आगे चला गया ना, देखो ये, तो ये पूरा डायग्राम में दिखाया गया है और वही पूरी कहानी यहाँ पर बोली जा रही है। तो जब भी स्लाइडिंग होगा तो जो आपका ए बैंड है वो तो अपनी जगह कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन आई बैंड या एक्टिव फिलामेंट उसके ऊपर अंदर की तरफ फिसलेंगे, जिससे क्या होगा? जेड लाइन भी किधर आ जाएगा? अंदर की तरफ आ जाएगा, और इससे सार्कोमियर का साइज छोटा हो जाएगा। इसको बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जो आई बैंड है सिर्फ वो रिड्यूस हुए हैं, ए बैंड अपने कांस्टेंट ही रहे बेटा, है ना, वो रिड्यूस नहीं हुए। तो ऐसे ही करके यहाँ पे बताया कि बार बार क्रॉस ब्रिज बनेगा, फिर टूटेगा, बनेगा, तो ये धीमे धीमे मुड़ता चला जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। देखो ये रिलैक्स कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आई बैंड है और ये बीच का ए बैंड है। अब यहाँ पर आई बैंड थोड़ा खिसका तो जेड लाइन और करीब आ गई, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब इसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कब होगी? जब ये जेड लाइन ए बैंड को टच कर गया। देखो ये और खिसक गया, ये और खिसक गया, तो जो आई बैंड था इसने पूरे ए बैंड को ओवरलैप कर दिया। देखो ये पहले इतना था, अब इतना हो गया, पूरा ऐसे हो गया। तो ये पूरा डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये सब इसमें लिखा है। अब उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अब क्या होगा? जो कैल्शियम आयन है उसको दोबारा पंप बैक कर देंगे किसमें? सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम में। जैसे ही कैल्शियम चला जाएगा तो जो मास्किंग हट गया था एक्टिन फिलामेंट्स का वो वापस से मास्क हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? जेड लाइन अपनी पुरानी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगा और मसल क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है,
अब जो रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर्स है ये अलग अलग मसल्स के लिए अलग अलग रहता है, वेरी करता है, ये कौन किस मसल्स का नेचर कैसा है, कैसी है। अब हम क्या करते हैं, जो रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स है उससे क्या होता है, हमारी जो मसल सेल्स है उसके अंदर जो ग्लाइकोजन उसका एनारोबिकली वो ब्रेक डाउन करने लगता है। नॉर्मली क्या होता है एरोबिक, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि आप रिपीटेड एक्टिवेशन कर रहे हो ना उसमें, तो आपके जो मसल फाइबर है वो ग्लाइकोजन को एनारोबिकली ब्रेक डाउन कर देंगे, जिससे आपकी मसल सेल के अंदर लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाएगा और आपको क्या हो जाएगा, मसल फटीग, मतलब मसल का थकना। ठीक है, मसल फाइबर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो वो जिसमें रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। तो जिन मसल सेल्स में मायोग्लोबिन पिगमेंट ज्यादा है तो उनका कलर भी कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, उनको बोलते हैं रेड मसल फाइबर। ओके, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ताकि उसमें एटीपी को तोड़ के बहुत ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा सके, और ऐसी मसल्स को हम बोल सकते हैं एरोबिक मसल्स। ओके, और दूसरे मसल्स फाइबर वैसे होते हैं जिनमें जो मायोग्लोबिन है वो बहुत कम होता है, इनको कलर कैसा हो जाता है, पेल या व्हाइटिश, इसको हम बोलते हैं व्हाइट मसल फाइबर। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर में डिफरेंस क्या है। तो व्हाइट मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर तो कम है, लेकिन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका नंबर बहुत ज्यादा हाई है। तो कहीं ना कहीं अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो ये ज्यादातर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंड होने वाला है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर। इसलिए हम जो व्हाइट मसल फाइबर उसको बोलते हैं एनएरोबिक मसल, और उसको बोलते हैं एरोबिक मसल्स। तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं बेटा आपका जो स्केलेटल सिस्टम है ह्यूमन का, उसकी बात करने वाले हैं। तो इंसान का जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन्स और कुछ कार्टिलेज का बना एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि मूवमेंट में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप सोचो बिना बोन के या कार्टिलेज के मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगी क्या, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। ठीक है, आप इमेजिन करो, उसमें लिखा है ना, आप फूड को बिना जॉ से चबाए कैसे कर सकते हो, यानी च्यूइंग फूड विदाउट जॉ बोन्स, वॉकिंग अराउंड विदाउट लिम्स, क्या है, पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जो बोन्स और कार्टिलेज है ये आपकी बॉडी के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो बोन का जो मैट्रिक्स है वो हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट। लेकिन जो आपका क्या बोलते हैं ये कार्टिलेज है, इसमें कॉन्ड्राइटिन साइट्स की वजह से उसका जो मैट्रिक्स है वो स्लाइटली कैसा होता है, प्लाएबल होता है। जैसे कान में कार्टिलेज है ना तो ये प्लाएबल है, यानी ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, जबकि बोन का मैट्रिक्स कैसा है, टोटली हार्ड होता है। ओके, इंसान के अंदर टोटल 206 हड्डियां होती हैं और कुछ कार्टिलेज होते हैं। हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा हो जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो देखो पहले हम पढ़ते हैं एक्सियल। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन होते हैं और ये आपकी बॉडी का मेन एक्सिस बनाते हैं। इसमें कौन कौन आ जाएगा बेटा, स्कल आ जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, स्टर्नम आ जाएगा, रिब्स आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सब की बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्कल की। तो स्कल में बोन्स के दो सेट होते हैं। ठीक है, आगे देखो जरा, बोन के दो सेट हैं, एक तो क्रेनियल बोन, दूसरा फेशियल बोन, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं टोटल 22 बोन। ठीक है, क्रेनियम में टोटल 8 बोन रहते हैं और ये 8 बोन मिलके एक ब्रेन की कवरिंग बनाते हैं, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्रेनियम, और इसी के अंदर आपका ब्रेन रहता है। ठीक है, जो फेशियल बोन है उनका नंबर होता है 14। तो 14 और 8 कितने हो गए, 22 हो गए। इसके अलावा एक यू शेप्ड हायोइड बोन भी रहता है जो आपके बक्कल कैविटी के बेस पर रहता है, उसको भी हम इसमें काउंट करते हैं। और जो हमारा कान होता है ना, हमारे कान के जो मिडिल ईयर्स में 3 छोटी छोटी बोन रहती है, मेलियस, इंकस, स्टेपीज, जिनमें से स्टेपीज या स्टेप्स आपकी बॉडी की सबसे छोटी बोन का नाम होता है। ओके, तो 3 इस कान में हो जाएंगी, 3 इस कान में हो जाएंगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स अगर आप स्कल में मानोगे तो नंबर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। यहाँ के ऊपर का पूरा ये स्कल है, ये क्रेनियम है बेटा, ये फेशियल बोन है, ये कान की हड्डियां हैं, यहाँ से ऊपर पूरा क्या आ जाएगा, आपका स्कल आ जाएगा। ओके, अब जो स्कल है यहाँ पे आर्टिकुलेट लिखा रहता है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है ज्वाइंट, कनेक्शन।
ठीक है, तो आपका स्कल आर्टिकुलेट करता है, किससे करता है? सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अगर मेरा ये स्कल है तो ये किससे जुड़ा हुआ है बेटा? और रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? तो वही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। और कैसे जुड़ा हुआ है? आपका ये जो स्कल है, ठीक है, उसकी ये आखिरी बोन क्या है? ऑक्सीपिटल बोन। तो इसी बोन में दो प्रोजेक्शन निकल आते हैं बेटा, दो, ठीक है। यहाँ पर ये इनको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, यानी हमारा जो हेड है, स्कल है, वो कैसा है? डाइकॉन्डाइलिक है। तो हमारा स्कल इसी दो कॉन्डाइल से आपके वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो गया। जो आप में रीढ़ की हड्डी होती है ना, वर्टिब्री, देखो ऐसे रीढ़ की हड्डी होती है कि नहीं होती है, तो ऐसे आपका इस पर सिर रखा हुआ है दो कॉन्डाइल के थ्रू, ठीक है। और ये कनेक्शन होगा आपके यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे देखो, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें टोटल 26 बोन है जो कि सीरियल में है और आपके बॉडी के डॉर्सल पार्ट में, यानी आपका वर्टिब्रल कॉलम, ये मेरा आगे का क्या होता है? वेंट्रल पार्ट, और पीछे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल पार्ट। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें जो वर्टिब्री है वो एक तो लाइन में, सीरियल में, और आपके बॉडी के पिछले हिस्से में डॉर्सली प्लेस्ड है, ठीक है। तो कहां से एक्सटेंड रहेंगे? ये स्कल से एक्सटेंड रहेंगे और आपके बॉडी का जो मेन ट्रंक है, ये ट्रंक कैविटी, उसका मेन पार्ट बना देंगे, ठीक है। इसमें यही सब लिखा हुआ है बेटा। अब हम हर एक वर्टिब्री की बात करते हैं, तो हर एक वर्टिब्री में एक छेद होगा बेटा, देखो ये हर एक वर्टिब्री में एक फोरामेन होगा ये, ठीक है, जिससे आपका स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। तो इसी को बोलते हैं न्यूरल कैनाल। हर एक वर्टिब्री में एक ओपनिंग होगी, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरल कैनाल, जिससे आपका स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। पहले नंबर की वर्टिब्री को बोलते हैं एटलस, जिस पर आपके स्कल का ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जॉइंट बनाता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स हैं उसमें 26 बोन है, और ये 26 बोन को हम कुछ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सर्वाइकल में होते हैं 7, यानी गले में जितने भी वर्टिब्री आ रहे हैं वो 7 होते हैं। थोरैक्स में कितने होते हैं? 12। लंबर रीजन में कितने होते हैं? 5। सैक्रल में कितने होते हैं? 1 थे तो वो 5, लेकिन फ्यूज होके कितने बन गए? वो सिंगल। ऐसे जो कॉक्सिजियल वर्टिब्री है वो भी सिंगल है फ्यूज होने के बाद। वैसे उनकी संख्या होती है 3 से 4, लेकिन आज की डेट में आफ्टर बर्थ वो फ्यूज होके सिंगल बन गए। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 26 नंबर आएगा। अब आगे जो सर्वाइकल वर्टिब्री है, मैमल्स में इसका नंबर 7 ही रहता है। कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो चाहे वो जिराफ की गर्दन हो, चाहे वो ऊंट की गर्दन हो, चाहे वो भार्गव सर की गर्दन हो, चाहे चूहे की हो, सबके गले में 7 ही सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं, ठीक है। मैनिटी और स्लॉथ कुछ एक्सेप्शन, इनको छोड़ दिया जाए तो मैमल्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है। वर्टिब्रल कॉलम क्या काम करता है? एक तो ये स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन करता है, आपके हेड को सपोर्ट करता है, ठीक है, और आपकी जो पसलियां है ना, रिब्स, उनके जुड़ने को जगह देता है, और बैक साइड की जो मसल्स हैं उनके जुड़ने को भी ये सरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है बेटा वर्टिब्रल कॉलम, आप देख सकते हो। इसके अलावा अगली बोन होती है स्टर्नम। तो स्टर्नम आपकी फ्लैट बोन है जो बॉडी के वेंट्रल, ये जो यहाँ पे दिखती है, मैं यहाँ पे पूरा देख नहीं रहा हूँ, ये जो आप हड्डी को टच कर रहे हो ये आपकी स्टर्नम है। तो स्टर्नम फ्लैट बोन है और ये वेंट्रल सरफेस पर है और मिड वेंट्रल लाइन में, बीच में है, वेंट्रल सरफेस के भी एकदम बीचों बीच से पास हुआ है, ठीक है। जिसको मैंने बोलते हैं वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। रिब्स की अगर हम बात करें तो रिब्स टोटल कितने होते हैं? 12 पेयर्स, यानी 24। ओके, हर एक रिब्स अपने आप में का एक थिन फ्लैट बोन है जो पीछे की तरफ आपके वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है और आगे की तरफ मतलब वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्सल मतलब पीछे, और वेंट्रली किससे कनेक्टेड है? वो स्टर्नम, ठीक है। इसमें दो सरफेस होते हैं रिब्स में, 2 आर्टिकुलेशन सरफेस है डॉर्सल एंड पर, इसलिए हमारी रिब्स को बोलते हैं बाइसेफेलस, यानी रिब्स का जो हिस्सा आपके वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है वहां पर 2 आर्टिकुलेशन सरफेस है। तो 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होने की वजह से हमारे रिब्स को क्या बोला गया बेटा? बाइसेफेलिक, ठीक है। तो पहले जो 7 रिब्स हैं उनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि ये पीछे आपके पीछे मतलब डॉर्सली आपके थोरैसिक वर्टिब्री से कनेक्टेड है और आगे की तरफ वो स्टर्नम से कनेक्टेड है एक कार्टिलेज से। देखो ये स्टर्नम है बेटा, तो आगे से ये छोटी सी कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड है। ओके, तो जो रिब्स आपके पीछे वर्टिब्रल कॉलम से भी थोरैसिक वर्टिब्रा से कनेक्टेड है
और आगे स्टर्नम से कनेक्टेड है, और स्टर्नम से किसके थ्रू कनेक्टेड है, वो इस हाइलेंड कार्टिलेज की वजह से। कुल मिला के जो दोनों रिब्स, जो रिब्स आपके आगे स्टर्नम और पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा से कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। और ऐसे रिब्स कितने हैं आप में, 7 पेयर्स। स्टार्टिंग के जो 12 पेयर्स है उसमें से 7 पेयर्स कैसे होगा आपके, ट्रू रिब्स। उसके बाद जो 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये जो रिब्स होते हैं ये डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है। 8, 9, 10 ये डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, ये 8, 9, 10 7वीं नंबर से कनेक्टेड है कॉमन कार्टिलेज के द्वारा। तो इन तीनों रिब्स को बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फॉल्स रिब्स। ओके, और लास्ट के जो 11 और 12 नंबर का पेयर, 11 और 12, ये अपने वेंट्रल सरफेस पर फ्री है। देखो ये किसी से अटैच ही नहीं है, सिर्फ ये कहां पर अटैच है, आपके डॉर्सल सरफेस पर, पीछे पर है। आगे देखो फ्री है, टोटल फ्री है। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स या गोरिल्ला रिब्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपका जो थोरेसिक वर्टिब्री है और रिब्स है और स्टर्नम है, ये सब मिलके एक केज बना रहे हैं, एक पिंजरे जैसे नहीं बना रहे ना, इस पिंजरे को बोलते हैं रिब केज। इसी के अंदर आपका हार्ट, लंग्स सुरक्षित हैं। ओके, हम लिम्स की बोन की बात करते हैं। ठीक है, तो बोन्स ऑफ लिम्स अलोंग विद गर्डल्स, ये क्या बनाएंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन। यानी अभी तक आपने क्या पढ़ा, एक्सियल स्केलेटन जिसमें 80 बोन्स थी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है वो गर्डल और लिम्स के मिलने से बनता है। ओके, तो हम बात करते हैं कि करके, तो पहले लिम्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ईच लिम इज मेड ऑफ 30 बोन। हर एक लिम में, चाहे वो 4 लिम हो, चाहे वो हिंड लिम हो, सब में 30 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब हम अपर लिम की बात कर रहा हूं, मैं हाथों की बात कर रहा हूं पूरी। ठीक है, तो जो आपका 4 लिम है उसमें एक ह्यूमरस होता है, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है। ठीक है, कार्पल यानी रिस्ट बोन कितने होते हैं, 8 होते हैं। मेटाकार्पल मतलब ये पाम बोन जो हथेली में आपके रहते हैं, ये 5 होते हैं। और जो फैलेंजेज है, डिजिट बोन है, फिंगर में जो हड्डियां उंगलियों में, वो कितनी होती है, 14। आप सबको जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, 30। तो इस हाथ में 30 होते हैं, तो इस हाथ में भी कितने होंगे, 30। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 60। तो ये आपके हो गए अपर लिम। अब हम लोअर लिम की बात करेंगे। तो लोअर लिम में एक तो होती फीमर, जांग, थाई बोन, ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट बोन है। एक होती है टिबिया, एक होता है फिबुला, और टार्सल्स यानी एंकल बोन्स कितने होते हैं, 7। जबकि यहाँ पर कार्पल कितने थे, 8। लेकिन यहाँ पर टार्सल 8 नहीं है बेटा, 7 है, इसको याद रखना। और मेटाकार्पल मतलब जो आपके सोल बोन है, जो आपके पैर का पंजा है ना, उसकी जो हड्डियां हैं उनको मैंने बोलती है मेटाटार्सल, वो भी कितनी है, 5। और जो पैर की उंगलियां हैं, फैलेंजेज है, यानी डिजिट बोन है, वो भी कितनी है, 14। तो यहाँ पे आप जोड़ोगे तो कितने निकलेंगे, ये 29। लेकिन यहाँ पर एक पटीला और रहता है घुटने पर, जो आपका घुटना होता है ना, उसको आगे की तरफ से नी कैप यानी पटेला बोन, जिसको हम बोलते हैं सीसामॉइड बोन, वो कवर करता है। तो जो यहाँ पर 7 हुए थे, एक पटेला को और ऐड कर लो, तो ये नंबर लगभग क्या, नीचे वाले जो लोअर लिम्स हैं पैरों में, उसमें भी नंबर कितना आ जाएगा, 30। तो 30 इस पैर में हो जाएंगे, 30 इस पैर में हो जाएंगे, 60, 30 इस हाथ में हो जाएंगे, 30 इसमें। तो 120 बोन तो यही हो गए बेटा, अपर लिम्स और लोअर लिम्स में। ओके, तो नी कैप भी मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं गर्डल्स। एक तो द शोल्डर मतलब पेक्टोरल गर्डल, जो आपका कमर वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। तो पहले देखो जरा, जो आपका पेक्टोरल गर्डल है, ये किससे आर्टिकुलेट करेगा, जॉइंट करेगा, अपर लिम्ब से करेगा। और जो आपका पेल्विक गर्डल है, वो आपके लोअर लिम्ब से जॉइंट या आर्टिकुलेट करेगा। ओके, एक एक करके आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो हर एक गर्डल के 2 हाफ होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं पेक्टोरल गर्डल मतलब शोल्डर वाले। ठीक है, तो देखो ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल किस किस से बना होता है, एक क्लेविकल और एक स्कैपुला। जो क्लेविकल है वो लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है डोर्सल सरफेस पर बेटा, पीछे की तरफ। देखो ये जो दिख रहा है ना ट्रायंगुलर, ये आपका स्कैपुला है। तो स्कैपुला के डोर्सल सरफेस से एक पॉइंटेड पार्ट निकलता है, उसको बोलते हैं स्पाइन। और यही स्पाइन वहां से कंधे की तरफ आता है एक प्रोजेक्शन के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। और ये एक्रोमियन प्रोसेस आपके जो क्लेविकल बोन है यहाँ पर, ये ब्यूटी बोन, इससे कनेक्शन कर लेगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा देखो जो आपका मतलब जो स्कैपुला था ना,
उसमें एक्टोमियल प्रोसेस के नीचे एक गड्ढा होता है, इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। और इस ग्लिनोइड कैविटी में जो ह्यूमरस का हेड है वो उससे कनेक्शन बना के शोल्डर जॉइंट बनाता है ये, ठीक है। तो ह्यूमरस का जो हेड था वो आपके स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करके शोल्डर जॉइंट बनाएगा, जो कि एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल होता है। क्लेविकल की अगर आप बात करोगे तो क्लेविकल बेटा ये है, तो क्लेविकल कैसा लॉन्ग सिलेंड्रिकल है, इसमें 2 कर्वेचर रहते हैं, मतलब ये एस के आकार की होती है बेटा, ऐसे, ठीक है। और इसी को हम कॉलर बोन भी बोल सकते हैं और इसी को हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ओके। तो यही जो क्लेविकल है ना, यही देखो एक्टोमियल प्रोसेस, जो कि स्कैपुला के पिछले हिस्से से आया था ये प्रोजेक्शन, इसी से दोनों आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं पेल्विक गर्डल के, कमर वाले हिस्से की बात करते हैं। तो देखो जरा, पेल्विक गर्डल के भी 2 हाफ होते हैं, ठीक है, और हर एक हाफ काय से बना होता है, कॉक्सल बोन से। तो एक कॉक्सल बोन ये है तो दूसरा कमर के इस तरफ हो जाएगा। हर एक कॉक्सल बोन को हम बोल सकते हैं ऑस इनोमिनेटम भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 कॉक्सल बोन से मिलकर बनता है। हर एक कॉक्सल बोन 3 बोन की फ्यूजन से बनता है। और बोन का नाम क्या है? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम बेटा ये होता है जो मेन बोन है, आपको दिखती है। इस्चियम वो बोन है जो आपकी जमीन को टच करता है, और प्यूबिस वो बोन होती है जो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। और इन तीनों बोन के फ्यूजन वाला जो प्लेस है उसके ऊपर एक डिप्रेशन रहता है, उस कैविटी को बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी, जिसमें थाई मसल है ना, सॉरी थाई बोन है ना आपका फीमर, उसका हेड इसी एसिटाबुलम में जॉइंट बना के आप में क्या बना देगा, ये आप में क्या बना देगा, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना देगा। ये जो कमर में जॉइंट बना ना, ये वाला जॉइंट बन जाएगा, ठीक है, कमर वाला। तो ये जो आपका बोन बना है कॉक्सल बोन, ये 3 बोन की फ्यूजन से बना है, ठीक है। अब एक तरफ का एक प्यूबिक बोन, 3 में से एक का नाम प्यूबिक भी है ना, जो आगे की तरफ और अंदर की तरफ होगा ऐसे, ठीक है। इस तरफ का भी क्या होगा, प्यूबिक बोन। तो दोनों तरफ के जो प्यूबिक बोन है, हर एक कॉक्सल बोन का एक हिस्सा प्यूबिक बोन होगा कि नहीं होगा, इसका भी प्यूबिक बोन होगा। तो दोनों तरफ के कॉक्सल बोन के प्यूबिक बोन एक फाइब्रस कार्टिलेज के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और उस जॉइंट को बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो बर्थ के दौरान उसको लूज कर दिया जाता है, बर्थ कैनाल जिससे चौड़ी हो जाती है और बच्चा डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस का भी नाम आता है। आगे हम पढ़ते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होता है बेटा, 2 बोन के बीच में या बोन और कार्टिलेज के बीच का जो कनेक्शन है, जंक्शन है, उसी को हम बोलते हैं जॉइंट्स। तो जितने भी टाइप की मूवमेंट्स हैं आप में, मुझे लगता है उन सबके लिए जॉइंट्स बहुत जरूरी है, ठीक है। लोकोमोशन में लोकोमोटरी जो मूवमेंट्स है वो तो मुझे लगता है बिना जॉइंट्स के कोई है ही नहीं। ऐसी कोई भी लोकोमोटरी मूवमेंट नहीं है जो बगैर जॉइंट्स के आप कर सकते हो, ओके। तो देखो जरा, तो 2 बोन या बोन और कार्टिलेज के बीच का जो कनेक्शन उसको हम जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। हम इसको पढ़ते हैं। अब मसल्स जो फोर्स जनरेट करती है, ठीक है, वो क्या काम करता है, कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट, यानी जॉइंट किसी भी मस्कुलर मूवमेंट में फलक्रम की तरह काम करता है, ओके। फिजिक्स में आप पढ़ोगे लीवर सिस्टम, उसमें आपको ये पढ़ाने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, अब जो मोबिलिटी है डिफरेंट, मतलब जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो मैं कुल मिला के जॉइंट्स को क्लासिफाइड कर सकता हूं 3 मेजर कैटेगरी में, वो भी किसके बेस पर, स्ट्रक्चरल फॉर्म के बेस पर। तो पहला हो जाएगा फाइब्रस जॉइंट, दूसरा हो जाएगा कार्टिलेजनस जॉइंट, और तीसरा हो जाएगा हमारा साइनोवियल जॉइंट्स। तो पहले हम बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट की। तो जो फाइब्रस जॉइंट है, इसमें क्या होगा, जो कोई भी 2 बोन है वो आपस में ऐसे जुड़ जाएंगी, और उन दोनों के बीच में, यानी वो आरी होती है ना लकड़ी काटने की, ठीक, उस फॉर्म में, और इन दोनों के बीच में क्या भर जाएगा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो आपकी जो स्कल की बोन्स हैं, ठीक है, ये आपस में ऐसे ही कनेक्टेड है, और ये वाली जॉइंट इसमें मूवमेंट नहीं होती है, ओके। तो सूचर इसका एग्जांपल हो सकता है, बहुत अच्छा एग्जांपल है सूचर, ठीक है। तो क्रेनियम में जो सूचर्स होते हैं उसमें जो बोन है आपस में वो किससे जुड़े हैं, एक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं, और ये मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में अलाउ नहीं करते हैं। आप इनमें मूवमेंट कर सकते हो क्या, जबकि देखो फ्रंटल बोन पैराइटल से जुड़ा हुआ है, पैराइटल टेम्पोरल से जुड़ा हुआ है, लेकिन मूवमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं है। दूसरा है हमारा कार्टिलेजनस जॉइंट, यानी ऐसा जॉइंट जहां पर 2 बोन के बीच में क्या मिलेगा आपको,
कार्टिलेज मिलेगा। ठीक है, तो कार्टिलेज थोड़ा सा प्लायबल होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो कार्टिलेज की वजह से जो कार्टिलेजनस जॉइंट्स है उसमें स्लाइटली लिमिटेड मूवमेंट हो सकती है। ओके, इसका एग्जांपल है जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है ना, उनके बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें लिमिटेड मूवमेंट होती है। जैसे मैं आपको कमर को झुका रहा हूं, देखो ये लिमिटेड मूवमेंट है, जबकि हाथों में देखो कितनी सारी मूवमेंट है। ठीक है, अब आता है साइनोवियल जॉइंट्स। तो साइनोवियल जॉइंट्स की एक मेन खासियत होती है कि यहाँ पर जो भी दो बोन आपस में आर्टिकुलेट करने वाली हैं, उनके बीच में एक फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी रहती है। ठीक है ना, और इसमें जो साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है वो ग्रीस की तरह काम करता है, जिससे एक कंसिडरेबल मूवमेंट हो सकती है। देखो ये काफी अच्छी मात्रा में मूवमेंट होती है प्रॉपर। ठीक है, देखो आप ऐसे कंधों को घुमा रहे हो, हाथों को ऐसे मोड़ रहे हो, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, अब इसके ये जो दी जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट्स। ठीक, हम पढ़ते हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये किसके बीच में हो जाएगा? ह्यूमरस का हेड और पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल मतलब मैं अगर डायरेक्टली बोलूंगा तो स्कैपुला का ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस का हेड, ये आपस में मिलकर क्या बनाने वाले हैं? आपका क्या बनाने वाले हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? शोल्डर जॉइंट, जो इनके बीच में। हिंज जॉइंट का एग्जांपल है नी जॉइंट। इन्होंने एल्बो लिखा नहीं है, एल्बो जॉइंट भी इसका एग्जांपल होता है। पाइवोट जॉइंट, इसमें एक में ऐसे पॉइंटेड पार्ट होगा, दूसरे पर ऐसे ऐसे रोटेट होगा, तो इसका एग्जांपल है एटलस और एक्सिस के बीच का जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट मतलब एक दूसरे पे ग्लाइड करेंगे। तो जो आपके ये रिस्ट बोन है ना, कार्पल, ये जो कार्पल 8 होते हैं नंबर में, ये आपस में फिसलते हैं एक दूसरे पर। तो जो आपके इंटरकार्पल जॉइंट्स है ना, कार्पल के बीच का जॉइंट्स है, वो किस में आ जाएगा? आपका ग्लाइडिंग। एक होता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट होता है आपके कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। देखो जरा मेरा हाथ देखो, तो कलाई में जो हड्डियां वो क्या है? कार्पल। ठीक है, अब जो आपका हथेली है, पाम है, उसमें 5 हड्डियां हैं, वो होती है मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल ऑफ थंब यानी ये वाली और कार्पल ऑफ रिस्ट, इनमें ये जॉइंट बना। देखो यहाँ पर देखो ये मूवमेंट हो रही है कलाई की यहाँ पर, ये क्या है? सैडल जॉइंट का एग्जांपल है। ओके ओके, ये हो गया। आगे हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। पहला है हमारा मायस्थीनिया ग्रेविस। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, वो अफेक्ट हो जाता है, वो प्रभावित होता है, जिसकी वजह से आपको फटीग, वीकनिंग और पैरालिसिस जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अगला है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये जो आपका स्केलेटल मसल्स है ना, इसका धीमे धीमे डीजनरेशन होता जाता है, और ये एक जेनेटिक बीमारी है, यानी पेरेंट्स से बच्चों में ये ट्रांसमिट होती है। अगला है टिटेनी। टिटेनी में क्या होता है? रैपिड स्पास्म यानी क्रैम्प्स आते हैं। तो ये किस वजह से होता है? आप में कैल्शियम की कमी से होता है बेटा। तो जब भी आपकी बॉडी में लो कैल्शियम लेवल रहेगा तो आपको क्रैम्प्स आएंगे, इन्हीं को हम बोलते हैं टिटेनी। अगला है हमारा आर्थराइटिस। आर्थरो मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थराइटिस, जिसको आप बोलते हो मोच आ गई, या कोई आपका हाथ मरोड़ दे, या एंकल में मोच आ जाती है, आपने बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। अगला है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब पोर होना। तो ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये क्वेश्चन आता है बेटा, ये कैसा है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, और इसमें क्या हो जाएगा? बोन का जो मास है, यानी बोन से कैल्शियम विड्रॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन कैसा हो जाएगा? पोरस हो जाएगा, जिससे फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप मान के चलो, अगर ये बोन है, इसका आप कैल्शियम विड्रॉल कर दोगे तो ये ब्रिटल नहीं हो जाएगी बहुत ज्यादा, जिससे फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, ये कब होता है? डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन ए वुमेन। तो वुमेन में जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो उसके लिए ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, इसलिए एज वुमेन को फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगला है गाउट। इसमें क्या होता है? जो आपके जॉइंट्स हैं उनमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, जिससे आप प्रॉपर्ली मूवमेंट नहीं कर पाते हो। तो ये मैंने वन शॉट वीडियो बनाया, थक भी गया मैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है या कोई कमी है तो नेक्स्ट टाइम और कभी बनाऊंगा, फिर से बनाऊंगा।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इसको लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल भार्गव बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि अगर मुझे सब्सक्रिप्शन ज़्यादा मिलेंगे तो मैं यूट्यूब पर भी लाइव जा सकता हूँ। सो प्लीज़ मेरी ये हेल्प करो आप, तो मैं आप पे यूट्यूब पर लाइव लेक्चर भी ले सकता हूँ। ओके, थैंक यू। और आपको जब भी मुझे कोई कांटेक्ट करना चाहो तो ये हमारे नंबर से इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।